यहाँ पे हम बात करने वाले 2 कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में। जो आज पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो आर्मी के लिए प्रोक्योर किया जाने वाला क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बिन है, जिसके जो रिक्वायरमेंट आर्मी के लिए वो 4.2 लाख गन की थी। और हाल ही में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो 2 वेंडर्स हैं, 2 कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट हैं, वो चुने गए थे बिडिंग में। जहाँ पे जो L1 था वो भारत फौज लिमिटेड था DRDO के ARD की CQB गन के साथ, और जो L2 था वो PLR सिस्टम था, मतलब अडानी प्लस IWI। तो इन दोनों में ही जो ऑर्डर है वो स्प्लिट होने थे, और जो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो आज हुई है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो वर्थ है वो 2770 करोड़ रुपए का राउंड है। तो ये दोनों ही जो वेंडर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने वाले हैं एक लिमिटेड टाइम स्पैन में। और जो इतना बड़ा नंबर रिक्वायरमेंट है वो भारत के जो MSME है और जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनको हेल्प करेगी, जो सप्लाई चेन है रॉ मटेरियल की उसको एस्टैब्लिश करेगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये जो ऑर्डर है 4.2 लाख CQB का कार्बिन का, उसको स्प्लिट क्यों किया जा रहा है। तो बेसिकली भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए और भी कैपेबल बनाने के लिए, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए इस तरह के जो स्टेप है वो लिए गए हैं। अगर हम की पॉइंट की बात करते हैं तो ये 4.2 लाख कार्बिन है, ये आपको एक कम समय में चाहिए, जो कि एक बड़ा ऑर्डर है। और जो सिंगल वेंडर पर डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं रिस्की भी होगा, स्पेशली प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो क्वालिटी स्पिलेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मोस्ट प्रोबेबली जो 2 वेंडर्स हैं उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पैरेलल में होगी, और जो इंडक्शन होगा वो तेज रहेगा। और जो रिस्क है एक ही OEM पे डिपेंड करना, अगर वेंडर फेलियर भी होता है या फिर जो टूलिंग का इशू है वो भी आता है, तो वो जो रिस्क है वो भी यहाँ पे कम रहेंगे। तो इसको आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मान सकते हो एक लार्जर मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में। कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो भी कंट्रोल रहती है, क्योंकि जो वेंडर है वो कम्पिटिटिव है, 2 वेंडर है, जो कि मोनोपोली को खत्म करता है स्पेशली प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी चीपर रह पाएंगे। कई केसों में ऐसा होता है कि किसी एक वेंडर को अगर आप लार्ज ऑर्डर दे देते हो तो बाद में जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो भी देखने को मिलता है कई केसों में। तो वो चीज यहाँ पे नहीं होने वाली। वेंडर के ऊपर प्रेशर रहेगा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर जो टाइमलाइन है उसको पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो दोनों ही गन है वो 2 टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो उसमें कोई इशू आने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो GSQR को पूरा करते हैं। मतलब जो कैलिबर है वो सेम है, 5.56 है, 45 है, मैगजीन सेम इस्तेमाल होने वाले हैं, जो ऑप्टिक्स हैं, एसेसरीज हैं वो सेम है, चाहे वो फोर्क रिपोजिंग हो, सप्रेशर हो। तो जो लॉजिस्टिक होगा वो पैरेललाइज्ड होंगे। और जो एक तरह से वेंडर बेस्ड क्रिएशन है वो भी आप कर रहे हो, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, जहाँ पे जो डोमेस्टिक आर्म सप्लायर है वो आप क्रिएट कर रहे हो। अगर इतना बड़ा जो ऑर्डर है वो किसी एक वेंडर को मिलता है तो उसको स्केल करने में, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए टाइम लगेगा। तो जो कि इंडस्ट्रियल लर्निंग है वो इसके थ्रू इंडस्ट्री में जाएगी। तो जो कहीं ना कहीं मोनोपोली है OFB की तरह वो आप यहाँ पे अवॉइड करोगे। चांसेस यहाँ पे हाई हैं कि जो दोनों ही वेंडर हैं इनके जो गन्स होंगे वो कंप्लीट डिफरेंट यूनिट को जाएंगे। जैसे कि नेवी के लिए CAPF के लिए या जो स्पेसिफिक यूनिट है उनके लिए एक प्रोडक्ट जाए, एक मैन्युफैक्चरर की गन जाए, और दूसरे यूनिट के लिए आर्मी यूनिट के लिए जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है उसकी गन डिलीवर हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक फ्रिक्शन है उसको कम करेगा। तो यहाँ पर जो इशू है लॉजिस्टिक में वो रहेगी, लेकिन उसको आप मैनेज कर पाओगे, जिसको मिटिगेट करने के लिए जो डिपो लेवल स्पेयर स्टॉकिंग है वो की जा सकती है, या फिर जो OEM की ट्रेनिंग है, जो लॉन्ग टर्म क्लॉज है वो आपको साइन करने पड़ेंगे। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये जो ऑर्डर है वो बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। अगर ये ऑर्डर और पहले आते तो उस टाइम में हम सोच सकते थे कि जो स्प्लिट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें स्प्लिट करना है वो चीज़ अवॉइड की जाती। लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी है आप जल्द से जल्द चाह रहे हो, और भी जो इंडस्ट्री है उसको आप लाना चाह रहे हो स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऑर्डर होगा वो L1 L2 में दिया गया है। एक और टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि कलवरी क्लास सबमरीन के लिए हैवी वेट टॉर्पीडो को लेके है, SWT को लेके है। तो फाइनली 2016 के बैन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है SWT का इटालियन कंपनी वॉश को दे दिया गया है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए हैवी वेट टॉर्पीडो मैन्युफैक्चर करेगी। कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे जो लागत है वो तकरीबन 1900 करोड़ रुपए के अराउंड है, जहाँ पे जो 48 टॉर्पीडो हैं वो डिलीवर होंगे। जो डिलीवरी है वो 2028 में शुरू होगी, जो कंप्लीशन है 2030 में होंगे। तो आप कह सकते हो कि एक लैक ऑफ प्लानिंग है, क्योंकि जबकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, कलवरी क्लास सबमरीन है, वो सभी डिलीवर हो चुके हैं ऑलरेडी। जो पहला सबमरीन है उसको ऑपरेशनल हुए 1 डेकेड हो चुका है, और अब भी आपकी जो सबमरीन है वो अपने प्राइम वेपन के बिना ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये लैक ऑफ प्लानिंग है, क्योंकि इसी बीच में फिन मैकेनिका के ब्राइवरी स्कैंडल के टाइम पे ये जो कंपनी है वो 2016 में बैन हो चुकी थी। हालांकि उस टाइम भी इस टॉर्पीडो को सेलेक्ट किया गया था, ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को, कलवरी क्लास के लिए। लेकिन यहाँ पे कंपनी के बैन होने के बाद जो दूसरे ऑप्शंस हैं DRDO के वो देखे जा रहे थे, और DRDO का भी जो ऑप्शन था वरुणास्त्र का सबमरीन वेरिएंट वो कम्प्लीटली मटेरियलाइज अभी तक नहीं हो पाया। और फाइनली जो बैन है वो 2024-25 में हटने के बाद इसको फिर से सेलेक्ट किया गया ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो देखने को मिल रही है। तो जब तक जो प्राइम वेपन है वो नहीं आ जाता तब तक ये जो सबमरीन है वो एक्जोसेट इस्तेमाल करेंगे SM-39, जो कि एंटी-शिप मिसाइल है, स्टैंड ऑफ एंटी सर्फेस वेपन है, वो ये फायर कर रहा होगा। जो SCU-2 मॉड 2 है उसको ये फायर कर सकता है, जो कि पुराना टॉर्पीडो है, वायर गाइडेड टॉर्पीडो है। तो ये इंटरिम ASW मिशन करने के लिए ठीक है, और पायलट को ट्रेन करने के लिए जो प्रैक्टिस टॉर्पीडो है तो वो नेवी के पास है ट्रेनिंग के लिए, क्रू को ट्रेन करने के लिए। तो अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जब तक ये जो टॉर्पीडो है SWT ब्लैक शार्क वो नहीं आते।
अगर हम इंडिजिनस ऑप्शन की बात करते हैं तो जो वरुणास्त्र का सबमरीन वेरिएंट है उसके अलावा भी जो पैरेलल प्रोग्राम्स है उस पर DRDO काम कर रही है। उसमें जो क्रूशियल प्रोग्राम है वो इलेक्ट्रिक हैवीवेट टॉर्पीडो है, यानी कि ESWT प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो प्रोपल्शन है वो हाई डेंसिटी इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसको स्पेशली इसलिए चुना गया है कि जो नोएड का जनरेशन हो वो कम हो, जो अकॉस्टिक साइन हो टॉर्पीडो का ना के बराबर हो। यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स रहेगा वो लिथियम सिल्वर जिंक बैटरी है जो कि एडवांस टेक है। जो लॉन्च मोड है वो स्विम आउट है, तो जो कोई भी जो इजेक्शन है गैस के द्वारा वो यहाँ पे नहीं हो रहा, तो जो अकॉस्टिक साइन होगा वो कम होगा। यहाँ पे जो गाइडेंस है वो फाइबर ऑप्टिक्स रहेगा, तो जो हाइब्रिड गाइडेंस है वो रहेगा। रेंज 50+ किलोमीटर के अराउंड रहेगी, और जो सीकर होगा वो पैसिव ब्रॉडबैंड एरे रहेगा। जो कैपेबिलिटी है AI असिस्टेड टारगेट डिस्क्रिमिनेशन की वो इसके पास रहेगी, तो ये ECCM भी कर पाएगा। इसके अलावा भी जो LATNG है यानी कि लाइट वेट इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो, उसका नेक्स्ट जनरेशन वही प्रोग्राम चल रहा है जो कि PATI के लिए था, UAV के लिए है। हार्ड किल के लिए जो एंटी टॉर्पीडो है यानी कि ATT वो भी अप्रोच किया जा रहा है। तो इन सभी पे जो सफिशिएंट वर्क है वो अगले 5 से 6 सालों में देखने को मिलेंगे। तो जब तक जो ब्लैक शार्क टॉर्पीडो है वो डिलीवर होते हैं, होपफुली तब तक के जो इंडिजिनस ऑप्शंस हैं ये तैयार होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।